प्राइवेट। हेलो, नमस्कार साथियों। स्टडी वी डीजे प्लेटफॉर्म पे तिकड़म की क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक बार बता दीजिए, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा है? सभी को गुड आफ्टरनून। जी, आवाज डबल आ रही है तो ये प्रॉब्लम तो रहती है, कुछ को डबल आवाज आती होगी, चेयर डबल आती होगी, तो एक बार वापस रीजॉइन करिए आप एग्जिट करके। बाकी आपकी पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी मेरे हिसाब से। जी बताइए, पढ़ाई बढ़िया चल रही है नहीं चल रही है? कुछ परेशानी? नंबर कम आ रहे होंगे टेस्टों में, रिवीजन नहीं हो रहा होगा, रटने की टेंशन होगी, बहुत सारी टेंशन होगी मेरे हिसाब से। चलो जी। मैथ का रिवीजन नहीं हो रहा है तो वो तो करना ही पड़ेगा, आप सर तो आएंगे नहीं मैथ का रिवीजन करने। जी एक बार ही कमेंट लिखे, कमेंट एक बार में दिख जाएगा आपका। बाकी आप थोड़ी सी पहली की जो 3-4 क्लास हुई है तिकड़म की वो देख लेना, क्योंकि वो जो अपन ने पढ़ा है वो हो सकता है आगे वाली क्लासों में या आज की क्लास में काम में आए। अब देखो, पूरी क्लास को रिवीजन करवा नहीं सकते एक साथ में, तो प्लीज पहले की जो वीडियो है वो जल्दी से कवर कर लो ताकि अच्छे से चीजें आपके समझ में आए। सर प्लीज पीवाईक्यू 13 ईयर वाला अपलोड कीजिए। कौन सा 13 ईयर वाला? 13 ईयर वाला मैं क्लास में कराऊंगा, अब कौन सा 13 ईयर वाला अपलोड करूं मुझे नहीं पता। वो तिकड़म से मिनी टेस्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं तो अच्छी बात है। बाकी देखो, मैं टेस्ट की नहीं बोलता, यूपीएससी का जो पेपर आएगा उसमें मैं बोल सकता हूँ कि वहां पे 70-80% केस में अपनी तिकड़म लग जाएगी। ठीक है। जी अभी 50 घंटे 11 क्लास में ही कंप्लीट हो रहा है शायद, नहा कहाँ कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद में भी क्लासें हैं। अभी पूरा जो शेड्यूल है वो पूरा नहीं आया है, क्योंकि अभी तक पॉलिटी का शेड्यूल बना हुआ था, तो आपकी जो प्रीलिम मेंटरशिप वाली क्लास है उसके हिसाब से शेड्यूल बनाया हुआ है, तो उसके आगे भी क्लासें हैं। वो हमारी टेंशन है, आप टेंशन मत लो। जी रसीदा खान, उसके आगे भी है अभी क्लासिक, आप टेंशन मत लो। जो 50 घंटे बोले हैं, अब देखो इतने 13 साल के पीवाई क्यू करेंगे तो टाइम तो लगेगा ही। ये तो है नहीं कि मैं 11 क्लास में उड़ा के चला जाऊंगा। जी आपको जितना बोला गया है वो सब चीजें कराई जाएगी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जी आप अपने डर को कम करो। सर 15 से 20 नंबर इंक्रीज हो रहा है तिकड़म से, तो और कितने? देखो, मैंने 15-20 का बोला था और अभी तक मैंने 4 क्लास ली है, इसकी लगभग 20 के या 22 क्लास होने वाली है। तो यदि आप पूरी क्लास ले लोगे, पीवाईक्यू कर लोगे, उसके बाद में आप देखना नंबर में कितना इंक्रीमेंट होता है। जी शेड्यूल अभी आधा आया है। आधा क्यों आया है? क्योंकि आपका जो प्रीलिम मेंटरशिप चल रही है डीजे सर की, तो उनका शेड्यूल जो पॉलिटी का था वो 21 तारीख तक था, तो उसके हिसाब से मैंने बनाया। उसके बाद में उनका आगे शेड्यूल आएगा तो मैं अपना आगे शेड्यूल बना दूंगा, क्योंकि उस दिन क्लास नहीं ले सकते। चलो जी ठीक है। तो पहले वाली क्लास आप देख के आए हो? कितने स्टूडेंट है कि सर हमने पहले वाली क्लास नहीं देखी है? सुभाष चंद्र सर, इस तिकड़म की क्लास से बहुत फायदा हो रहा है, 80 to 90% सही हो जा रहे हैं। 80-90% ही करने हैं, बाकी 10-20% के पीछे मत भागना। यदि आप 10-20% के पीछे भागोगे ना, जहां पे मान लो तिकड़म वर्क नहीं करती है या फिर जहां आपको लगता है कि नई किताब पढ़नी है, तो यदि उनके पीछे भागोगे तो इधर नंबर कट जाएंगे आपके, ये हमेशा आप ध्यान रखना।
ठीक है, तो पहले पुराने वाली क्लास है, आप देख लेना। जी रसीदा खान इकोनॉमिक्स है, तो उसका सोर्स देखो अलग अलग है, जैसे मैंने मोरनाल सर से पढ़ा था, तो वही है, मेरी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो गई थी। बाकी यदि आपको कोई दूसरा टीचर है, उनसे आपको अच्छा लगता है, उनसे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वहां से कर सकते हो। जी क्वेश्चन में बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, अपने तिकड़म से हो रहा है तो करना चाहिए, यदि उससे भी नहीं हो रहा है तो फिर छोड़ सकते हो। लेकिन अपन पूरी तिकड़म पढ़ेंगे तो आराम से अपन 90+ क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही पाएंगे। और यदि अपना 90 क्वेश्चन अपन ने अटेम्प्ट कर लिए, 10 क्वेश्चन अपन ने छोड़ दिए, इसमें से 60 क्वेश्चन सही हो गए, 30 गलत का स्कोप रहेगा। मैं इन्हें नहीं बोलता कि तिकड़म से पूरे क्वेश्चन सही होंगे, लेकिन कुछ गलत होंगे, कुछ सही होंगे। मान लो 30 क्वेश्चन गलत हो गए, फिर भी अपने पास क्या है, 100 नंबर आ जाएंगे, 100 नंबर ही कट ऑफ जाती है। और यदि इधर और आप कम कर दोगे तो और ज्यादा नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं फिर। जी मेरी कोई रैंक नहीं आई है। चलो जी ठीक है। तो अब आज साइंस और टेक है, उसका आपके पास कोई रेडीमेड सोर्स होता नहीं है, लेकिन साइंस और टेक से क्वेश्चन कितने आते हैं? देखो साइंस टेक है, उससे लगभग लगभग क्वेश्चन 10 के आसपास आ जाते हैं, 8-10 क्वेश्चन आते हैं हर साल। ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी है। चलो जी, बाकी के आपके जो भी डाउट है वो लास्ट में देखेंगे। ठीक है, चलो जी। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के 8-10 क्वेश्चन आते हैं। और इधर मान लो आप पॉलिटी की बात करें, तो पॉलिटी के कितने क्वेश्चन आते हैं? 12-14 क्वेश्चन आते होंगे। ठीक है जी, हरिराम साहनी आपका नाम ले लिया, आप खुश हो आप? चलो जी अब पढ़ाई करो आप, ठीक है। तो इसका कोई सोर्स तो है नहीं, तो सोर्स नहीं है तो अच्छी बात है, कोई ज्यादा पढ़ना पढ़ना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा नहीं, ज्यादा पढ़ना या रटना पड़ेगा नहीं। इधर पूरी आपकी लक्ष्मीकांत है, वो आपको रटनी पड़ती है। सही बात है। लेकिन अब यहां पे तो लगभग सभी के सही होते हैं, मतलब जो लक्ष्मीकांत के जो क्वेश्चन आएंगे लगभग सभी के सही हो जाएंगे। अब यहां पे मामला डामाडोल हो जाता है, यहां पे मामला डामाडोल हो जाता है। तो यहां पे आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, तो यहां पे आपको एडवांटेज ज्यादा मिलेगा। यदि आप यहां पे कुछ ना कुछ करके जाते हो, कुछ ना कुछ तिकड़म सीख के जाते हो, कुछ थोड़ा सा क्या चीजें पढ़ के जाते हैं कि जिससे अपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हो और अपने नंबर बढ़ जाए, क्योंकि ये तो सबके आ रहे हैं। जी रिकॉल हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। और वैसे भी रिकॉल क्या, रटने का काम, ये तिकड़म की क्लास के बाद में अपने रटने का काम बहुत कम हो जाएगा। अपन को समझ में आने लग जाएगा कि ये वाली चीज है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी चीजें जैसे जनरिक जनरिक स्टेटमेंट है, उनका रिवीजन करना नहीं है। और उनका रिवीजन नहीं करना है तो जो बाकी चीज है उसका रिवीजन ज्यादा होगा, उसका रिवीजन ज्यादा होगा तो ज्यादा याद होगा, और ज्यादा याद होगा तो ज्यादा क्वेश्चन अपने सही होंगे। ठीक है, तो बाकी आपके जो डाउट आए वो थोड़ा बाद में बताना। अभी मैं थोड़ा सा चीजें बता देता हूँ, थोड़ी सी चीजें आपको समझा देता हूँ, फिर अपन ढेर सारे यूपीएससी के पीवाईक्यू के क्वेश्चन करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, और फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन को ज्यादा फायदा होने वाला है यदि यहाँ पे थोड़ा सा अपन इन्वेस्ट करें, थोड़ा सा टाइम। ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करते नहीं है, और पूरा टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे रिटर्न ज्यादा मिलने वाला है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये छोड़ के जाना है, ये भी अपन को करके जाना है, लेकिन इसको अपन को इग्नोर नहीं करना है। इसमें वही है कि पीवाईक्यू से हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखनी है, किस तरीके से अपन को साइंस और टेक को पढ़ना है, कौन सी थीम इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे यूपीएससी गेम खेलती है, और किस तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व करना है। साइंस और टेक इन्वायरमेंट हिस्ट्री का कुछ जनरिक वाला पार्ट पहली तिकड़म अपन ने कर ही ली थी, वो आई थिंक कम से कम 70-80 क्वेश्चन में लग गई होगी। जो अपन ने पिछली तिकड़म पढ़ी थी,
उसमें 5-4 चीजें मैंने एक साथ बता दी थी। उसमें अपन ने यही पढ़ा था कि जेनरिक वर्सेस जेनरिक स्टेटमेंट होते हैं, इधर कौन से स्टेटमेंट होते हैं, फैक्चुअल स्टेटमेंट होते हैं। ये वाली तिकड़म कहां पे ज्यादा लगती है, साइंस टेक में, इन्वायरमेंट में, और कहां पे लग जाती है, कभी कभी हिस्ट्री में भी लग जाती है। इसको आप बोल सकते हो एक्सट्रीम स्टेटमेंट। इसमें आपको क्या बताया गया था कि बर्डन ऑफ प्रूफ बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्या यूपीएससी एग्जामिनर एक एक बुक को ज्यादा जाके चेक करेगा क्या? जी ज्योग्राफी के क्वेश्चनों में लगेगी, लेकिन कम में लगेगी। ज्योग्राफी के 5-7 क्वेश्चन में लगेगी, क्योंकि ज्योग्राफी की चीजें फैक्चुअल है, इसलिए वहां पे कम लगती है। क्या वो, या फिर 0.0001% चांस है, तो उसके हिसाब से हमने ढेर सारे क्वेश्चन है वो सही किए थे। तो उस एक तिकड़म से इस वाली चीज को आपने समझ लिया, ये अपने प्रैक्टिस कर ली, तो कम से कम अपने पीवाईक्यू में अपन ने देखे होंगे 80 से 90 क्वेश्चन अपन ने कर लिए होंगे अभी तक मेरे हिसाब से। तो उन 80 से 90 क्वेश्चन में वो एक चीज लग रही है। हर साल आपने देखा होगा, हर साल 5 से क्वेश्चन वहां से आते हैं। आते या नहीं आते, मान लो 6 क्वेश्चन आते हैं, मान लो एक गलत हो गया, मान लो आपकी तिकड़म वर्क नहीं की, या आपने ज्यादा दिमाग लगा लिया, ओवर थिंक कर लिया, जो भी चीज है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन सही हो गए। और वो भी रैंडम क्वेश्चन थे। जो अपन ने पहले क्वेश्चन जो तिकड़म लगाई थी, और जो क्वेश्चन थे ना, वो नॉर्मली अपनी किताबों से नहीं थे। किताबों के बाहर वाले जो क्वेश्चन जिनको अपन बाउंसर बोलते हैं, वहां पे अपने तिकड़म लगा के बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने सही किए थे। ठीक है, तो अब मुझे नहीं पता जी क्या मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। अब मुझे जो पढ़ाना है, जो तिकड़म सिखानी है, मेरी जिम्मेदारी वो है। बाकी आपको जो टीम के नंबर दिए गए हैं वहां पे आप कॉल कर सकते हो, वहां पे आप पूछ सकते हो, आपके जब भी जो भी डाउट आए वो उनसे पूछ लिया करो। ठीक है जी, हिस्ट्री के लिए भी सबके लिए बताऊंगा, लेकिन वन बाय वन है, एक साथ पूरी चीजें नहीं, वरना वही चीजें मिक्स हो जाएगी, चीजें समझ में नहीं आएगी कि कहाँ पे लगाना है और कहीं पे नहीं लगाना है। तो वन बाय वन अपन चलते जाएंगे। जी चैट प्राइवेट है। चलो, तो साइंस टेक में एक एक टाइप के क्वेश्चन क्या आते हैं, प्रीलिम का मेंस में ढेर सारा काम में आने वाला है, पूरा ही काम में आ सकता है। चलो जी, तो एक पहले सबसे ज्यादा साइंस और टेक के क्वेश्चन कहां से आते हैं, एप्लीकेशन वाले आते हैं। अब एप्लीकेशन वाले क्वेश्चनों में होता क्या है, क्योंकि चीजें फिक्स तो है नहीं, ऐसे तो है नहीं कि ये वाली चीज है वो यहीं पे काम आने वाली है। तो चीजें क्या है, लिमिटेड नहीं है, कहीं पे भी काम में आ सकती है, आज नहीं तो कल आ सकती है, फ्यूचर में आ सकती है। हो सकता है इंडिया में काम में नहीं आते हो, यूएसए में काम में आती हो, या फिर 0.001%, वो भी तो चांस बनते हैं। जी इसके बाद में आपको करंट अफेयर और पीवाईक्यू है, उस पर थोड़ा थोड़ा नॉलेज है वो आपको गेन करना है। यदि आप साइंस टेक का पूछ रहे हो ना, तो आपको करंट पढ़ना है, और जो पीवाईक्यू में बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आई हुई है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, उनके बारे में पढ़ना है। बाकी ऐसे नहीं कि कोई अलग किताब पढ़नी है या कोई और चीज करना है। तो चीजें क्या होती है, अनलिमिटेड होता है स्कोप, किसी भी चीज का जो स्कोप होता है वो अनलिमिटेड होता है साइंस और टेक्नोलॉजी में। क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट दुनिया भर में चीजें चलती रहती है, साइंटिस्ट उस पर काम करते रहते हैं। तो एप्लीकेशन इसलिए क्या होता है कि ऑल ऑफ द अबव उसका आंसर जनरली रहता है। लेकिन परंतु किंतु देखो, तीन तीन एप्लीकेशन है तहां तक तो ठीक है, लेकिन जब 4 5 6 ऐसे आए ना, तो थोड़ा तो आप एक्स्ट्रा दिमाग लगा लिया करो। तब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, और आपको देखना है कि यदि कोई एब्सर्ड सा स्टेटमेंट लग रहा हो ना, जिसका ऐसे लग रहा हो कि टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है वो दूसरी दुनिया की बात कर रहा है और ये एप्लीकेशन दूसरी दुनिया की बात कर रहा है, तब आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। और यदि फिर भी अपन को दिमाग में नहीं आ रहा हो, तो आप ऑल ऑफ द अबव लगा सकते हो, क्योंकि अपने पास है 30 क्वेश्चन अपन गलत कर सकते हैं। अदरवाइज होगा क्या कि अपन चीजों के पीछे भागेंगे रटने के लिए। हर क्वेश्चन अपन को नहीं सही करना है, अपना टारगेट होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, आउट ऑफ बॉक्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं एब्सर्ड की। एब्सर्ड का मतलब कि जो टेक्नोलॉजी है वो दूसरी दुनिया की बात कर रहा हूं, और जो इसका एप्लीकेशन है वो दूसरी दुनिया का लग रहा हूं। लेकिन ऐसा रेयरली होता है। और यदि फिर भी आपका दिमाग नहीं चल रहा हो ना, तो ऑल कर दो, वहां से फायदा क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। अदरवाइज आप क्या सोचते रहोगे, और उसके चक्कर में आपके क्वेश्चन लास्ट में छूट जाएंगे।
तो आपको ओवर थिंकिंग ज्यादा नहीं करनी है, सीधा सीधा आपको दिख रहा हो ना तो करना है, अदरवाइज है ऑल ऑफ द अबव आप लगा सकते हो, जनरली सही होंगे। जैसे मैंने तो बोला था कि 70% केस में सही होंगे, लेकिन इन वाली चीजों में 80-90% तक सही हो जाएंगे। अब कोई बोलेगा कि सर कुछ क्वेश्चन तो हमारे गलत हो जाएंगे, जी गलत करने हैं अपन को पूरे नंबर नहीं लाने हैं। मतलब 10-20% है वो गलत होंगे, इनके पीछे मत भागो, आप इसके पीछे भागो। यदि इतने सही हो रहे हैं ना, और ये तिकड़म अपन लगा किसमें रहे, देखो अपना नॉलेज है, उसने हाथ जोड़ लिए कि भाई साहब मेरे से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा, उन क्वेश्चनों में ही लगानी है इसको। तो ये वाली बात है कि यदि कोई ज्यादा ही एब्सर्ड वाला जिसका कोई लिंक ही आपको नहीं मिल रहा हो, आपका कॉमन सेंस ये बोल रहा हो कि इसको अपन काट सकते हैं, तब आप कर सकते हो, लेकिन ये रेयर होने वाला है। मतलब ऐसे मान लो कि यदि 100 क्वेश्चन है तो 5-10 क्वेश्चनों में ऐसे ये वाली चीज होने वाली। लेकिन ऐसे नहीं कि फिर अपना हर क्वेश्चन पे अपन डाउट करने लग जाए, हर क्वेश्चन पे अपन को डाउट नहीं करना है, अपन को अपनी तिकड़म के हिसाब से ही चलना है। उससे फायदा क्या होगा, अपना टाइम बचेगा, तो अपन दूसरे क्वेश्चनों को ढंग से पढ़ पाएंगे, ढंग से तिकड़म लगा पाएंगे और ज्यादा क्वेश्चन सही कर पाएंगे। जी अपन को नहीं सोचना 2026 में क्या चेंज होने वाली है, अपनी तिकड़म ऐसे ही लगने वाली है, ऐसे ही अपन को लगाना है। अब इसका रीजन क्या होता है कि देखो साइंस और टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन में ऑल वाले ज्यादा क्यों रहते हैं, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता रहता है। चीजें कोई भी चीज क्या है, फिक्स नहीं है। क्या पता कल न कल कोई रिसर्च और डेवलपमेंट करके बता दे कि नहीं ऐसी ही होती है। इसलिए जो एग्जामिनर है वो हमेशा क्या करता है, सेफ खेलता है, ताकि कोई उसके क्वेश्चनों पे ऑब्जेक्शन नहीं लगा पाए। चीजें क्या रहती है, फ्यूचरिस्टिक रहती है। और यदि वो गलत करेगा ना तो फिर उसको बुक रिपोर्ट किताबें बहुत सारी छाननी पड़ेगी कि कोई ना कोई केस में ये सही नहीं हो जाए। इसलिए और कुछ पॉइंट ऐसे भी होते हैं कि वो उसके दिमाग में कैसे आएंगे, यदि एप्लीकेशन की बात है और कोई ऐसा ही वियर्ड सा आपको एप्लीकेशन दिख रहा है, तो या तो फिर वो स्टेटमेंट उसके दिमाग में कैसे आएगा, उसने कहीं रिपोर्ट में कहीं पढ़ा होगा, इसलिए उसने वहां पे छाप दिया होगा। तो आई थिंक मैंने जो चीजें बोली है आपको धीरे धीरे समझ में आई होगी, आगे अपन क्वेश्चन करेंगे तो और चीजें समझ में आएगी। ठीक है। अब देखो साइंस और टेक्नोलॉजी में एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहां पे स्टेटमेंट गलत बन सकते हैं। आपको यह बताया जाता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में ऑल ऑफ द अबव लगाने होते हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोलता आपको। मैं ये बोलता हूं कि एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन है वहां पे आप लगा सकते हो, लेकिन जो बेसिक साइंस के क्वेश्चन आते हैं या फिर जिसमें किसी टेक्नोलॉजी के बेसिक फीचर की बात की जाती है, बेसिक फीचर में मतलब उसका डाटा हो सकता है, जैसे ऐसे बोल दें कि जो ब्लूटूथ है वो 1 किलोमीटर तक भी पकड़ सकता है। यदि आपको ऐसे बोल दिया जाए, जी आपको ऐसे बोल दिया जाए कि जो ब्लूटूथ है वो 1 किलोमीटर तक भी पकड़ लेता है, या ऐसे मान लो 100 किलोमीटर तक भी पकड़ लेता है, तो अब आप तो बोलोगे तो टेक्नोलॉजी है, मैं तो इसको सही करूंगा। लेकिन यहाँ पे ये किसी टेक्नोलॉजी के फीचर की बात की जा रही है, और आपको पता है कि यहाँ पे स्वेप हो सकती है चीजें, हो सकता है कि यहाँ पे 100 किलोमीटर की जगह 100 मीटर हो, या फिर 100 की जगह कुछ और हो। तो यहाँ पे यूपीएससी गलत करती है, यहाँ पे यूपीएससी का ट्रेप है ये। इसलिए यहाँ पे हमेशा गलत नहीं मानना है, सावधान हो जाना है और फिर सोचना है कि क्या ये डाटा दिया हुआ है, क्या ये सही दिया हुआ है। और अपन किताब जब भी पढ़ रहे हो ना आप साइंस टेक्नोलॉजी के, तो ये वाली चीजें आप ध्यान से पढ़ लिया करो, हाईलाइट कर लिया करो, ताकि आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो जनरल किसी टेक्नोलॉजी की जो जनरल डिटेल के बारे में बात कर रहे हो ना, तो वो चीजें क्या रहती है, फिक्स रहती है। अब जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी में यदि हम बात करें कि जैसे अक्स और वाई होता है या अक्स और अक्स होता है, तो ये चीजें क्या है कि फिक्स है, और यहाँ पे वो मैनिपुलेट कर सकता है यदि गुण सूत्र की बात की जाए तो जो बेसिक साइंस है ना वहां पे वो गेम खेल सकता है। क्योंकि देखो साइंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे वहां पे गलत कहां पे बनाएगा एग्जामिनर, एप्लीकेशन वाले में ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकता, जेनरिक स्टेटमेंट में वो कुछ ज्यादा कर नहीं सकता। तो जहां पे फैक्चुअल चीजें आएगी ना, कहने का मतलब कि जहां पे फैक्ट वाली चीजें आएगी ना, वहां पे वो गलत करने की कोशिश करेगा। आंख बंद करके हमें कभी भी गलत नहीं मानना है किसी भी चीज को, उसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक ढूंढने की कोशिश करना है। यदि नहीं आए ना तो हाँ कि फिर आप गलत मान सकते हो। गड़बड़ कहां पे करेगा, कोई डाटा रहेगा तो वहां पे गड़बड़ करेगा। जैसे आपको बोल दिया जाए
यदि आपको बोल दे कि जो वाईफाई है वो 100 किलोमीटर तक पकड़ सकता है, तो ये क्या लगेगा कि इसमें हो सकता है कि 1 किलोमीटर दिया हुआ हो और यूपीएससी ने 100 कर दिया हो। ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ये टेक्नोलॉजी किसने बनाई है, जैसे ऐसे बात करें कि ये वाली टेक्नोलॉजी है ये XYZ ने बनाई है, सही बात है। अब आप खुद सोचो कि टेक्नोलॉजी तो फिक्स है कि किसने बनाई है, ये चीज तो फिक्स है, आप यहां पे तो नहीं कह सकते कि नहीं सर ये फिक्स नहीं है। तो उसने इसकी जगह ये नाम लिख दिया, दूसरा XYZ की जगह उसने ABC नाम लिख दिया, तो ये सीधा सीधा गलत हो गया। क्या एग्जामिनर को यहां पे चेक करना पड़ेगा? क्या एग्जामिनर को अलग अलग किताबें छाननी पड़ेगी क्या, ये बताओ? क्या इसका आंसर चेंज हो सकता है क्या? पहले तो ये बताओ, क्या आंसर चेंज हो सकता है क्या? क्या इसको और ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी क्या प्रूफ लाने के लिए? बताओ, करनी पड़ेगी इस वाले केस में? जी बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई साहब ये वाली टेक्नोलॉजी इसने बनाई है और यूपीएससी वाले ने इसकी जगह इसका नाम लिख दिया, तो भाई साहब ये तो सीधा सीधा गलत हो गया, उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? मान लो ऐसे बोल दिया कि मान लो कोई चीज है ये आईआईटी किसी ने भी बनाई है, मान लो आईआईटी बीएचयू ने बनाई है, इसकी जगह वो लिख दे आईआईटी बॉम्बे ने बनाई है जी ये वाली चीज, तो भाई साहब ये बनाई तो इसने फिक्स ही है, इसने ही बनाई है। यदि ये इसने ही बनाई है, इसकी जगह इसका स्वेप हो गया, तो क्या होने वाला है कि यहाँ पे ये गलत हो गया, सही बात है। तो जब भी आप साइंस टेक्नोलॉजी के लिए करंट अफेयर वाली चीजें पढ़े ना, तो ये डाटा वाली कोई चीज आए, ऑर्गेनाइजेशन वाली चीज आए ना, तो उसको हाईलाइट कर लेना, उसका बार बार आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। एप्लीकेशन वाला पार्ट है ना, उसका नहीं करना है। यदि आप साइंस टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हो, एप्लीकेशन है ना, उनको ज्यादा हाईलाइट नहीं करना है, ज्यादा रटना नहीं है, लेकिन ये वाली जो चीजें है, जो फैक्चुअल चीजें है ना, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। आपका जो रिवीजन ज्यादा लगाना है, टाइम ज्यादा लगाना है, तो इन वाली चीजों पे लगाए, और इनमें भी जो यूपीएससी की फेवरेट थीम है ना, उन वाले टॉपिक पे लगाना है। अब वो कौन से टॉपिक है, वो एक बार अपन ये तिकड़म पढ़ लेंगे, पीवाईक्यू कर लेंगे, उसके बाद में आपको थीम भी बता देंगे। मेरे को याद दिला देना एक बार कि सर इसमें थीम भी बता दो हमारे को, और स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ना है वो भी बता दो। या फिर क्या करेगा, कोई दो चीज है उसका कंपैरिजन चल रहा होगा, दो चीजों का कंपैरिजन चल रहा होगा, तो इसकी चीज इसमें फिट कर देगा, इसकी इसमें कर देगा, तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे भी गड़बड़ कर सकता है, तो एक बार चेक, जैसे दो चीजों की बात चल रही हो ना, तो एक बार ये वाली चीज इसमें लगा के और ये वाली चीज इसमें लगा के देखो, यदि ये सही लग रही हो ना, इसका मतलब उसने यहाँ पे स्वेप कर दिया है, चीजें क्या कर दी है उसने, घुमा दी है। तो साइंस टेक्नोलॉजी में यदि कोई फैक्चुअल डिटेल की बात चल रही हो ना, तो यूपीएससी जनरली कहां पे गलत करता है, कंपैरिजन में, ऑर्गेनाइजेशन में, डाटा में। यहाँ पे कुछ एक्सट्रीम चीज लेके आ गया तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वो ये एक्सट्रीम वाली चीजें यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। बताइए जी, चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको ही करवाना पड़ेगा। अब साइंस और टेक्नोलॉजी में एक चीज और होती है, जनरली क्या होता है, यूपीएससी का जो पेपर बनाने वाला होता है, या जनरली अपन जो अखबार में पढ़ते हैं, मान लो कोई टेक्नोलॉजी आई है, तो अपन क्या पढ़ते हैं उसके बारे में, कि उसके क्या फायदे हैं, उसके पॉजिटिव क्या है, उसके बारे में ज्यादा चर्चा होती है। फिर धीरे धीरे उसके नेगेटिव के, लिमिटेशन के बारे में धीरे धीरे पता चलता है। यही होता है या नहीं होता है? तो जो, जैसे ऊपर टेक्नोलॉजी दे दी ना, तो उसके जो पॉजिटिव वाले हैं वो एक साथ आ जाएंगे, नेगेटिव वाले एक साथ आ जाएंगे, तो यूपीएससी इस पॉजिटिव में ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है, तो ये वाले सभी ऑप्शन अपन को सही कर देने हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी में मेनली किसका डिस्कशन करते हैं, यदि आप हिंदू पढ़ते हो या कोई सा भी अखबार पढ़ते हो, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो आप क्या पढ़ते हो उसके बारे में, उसके बारे में डिटेल में किसके बारे में दिया हुआ रहता है कि ये कहां पे काम आती है, क्या चीज है क्या चीज नहीं है। उसके नुकसान के बारे में चर्चा कम होती है। हो सकता है कि फ्यूचर में धीरे धीरे पता चले उसके नेगेटिव के बारे में, वो बाद की बातें हैं, लेकिन नई नई टेक्नोलॉजी इमर्जिंग आती है ना, तो हर कोई उसके पॉजिटिव देखने में इंटरेस्टेड रहता है। तो मेनली डिस्कशन इन पॉजिटिव एस्पेक्ट रहते हैं, तो जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं सबको आप सही करते जाना है, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। दूसरी बात, जो नई टेक्नोलॉजी आती है ना, वो पहले से बेहतर होती है, तभी तो वो चर्चा में आएगी। यदि पहले
पहले से कोई बेहतर नहीं है तो फिर वो चर्चा में आएगी नहीं। तो जो नई टेक्नोलॉजी होती है वो पहली वाली टेक्नोलॉजी होती है उससे बेटर होती है। बेटर किस में होती है? फीचर्स में। जैसे आप आईफोन लेते हो, मान लो पहले पहले आपके पास आईफोन 13 वाला, 14, 15, 16, 17 आ गया होगा अभी, या फिर इसमें प्रो मैक्स की बात की जाए तो इसमें इसकी तुलना में बेटर फीचर रहेंगे, इसकी तुलना में इसमें बेटर फीचर रहेंगे, इसकी तुलना में इसमें बेटर रहेंगे, ये वाले तो रहेंगे ही, इससे बेटर और आएंगे। आते या नहीं आते बताइए जी? तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी में होता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, वरना इस 17 को कौन खरीदेगा? यदि इसके फीचर इससे बेटर नहीं आएंगे तो इसको खरीदेगा कौन? इसकी बात कौन करेगा? सही बात है। चीजें रिलेट कर पा रहे होंगे मेरे हिसाब से। अब ऐसे नहीं कर सकते कि आईफोन 17 एकदम भगवान है। जी आईफोन 17 भी भगवान नहीं है, उससे भी बेटर आ सकता है, उसकी भी कुछ लिमिटेशन हो सकती है। ठीक है, तो यदि कोई एक्सट्रीम चीजें आ जाए कि यह तो भगवान ही है, तो ये जी ज्यादा एक्सट्रीम चीजें आई तो वो गलत भी हो सकती है। लेकिन इनमें यूपीएससी ज्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं है। यूपीएससी हमेशा कोई भी टेक्नोलॉजी की जो अच्छी अच्छी बातें हैं ना उनमें इंटरेस्ट लेता है, वहां से स्टेटमेंट बनाता है, और वो जनरली सही रहते हैं। ठीक है, और लिखा हुआ है क्या? देखिए आगे कुछ। चलो जी, यही वाली सब बातें हैं। तो यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इन्हीं चीजों को अपन को क्वेश्चनों में लगाना है, दिमाग को अपने को डेवलप करना है, चीजें अपन को रटनी नहीं है। क्वेश्चन अपन धीरे धीरे करेंगे, आपकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगेगी, चीजें आपके दिमाग में जाने लगेगी। अभी तो आपको लग रहा है कि मैं इन चीजों को रटूंगा, लेकिन आपको रटना नहीं है। बाकी लास्ट में जब ये वाले क्वेश्चन हो जाए उसके बाद में आप बता देना कि सर फेवरेट थीम भी बता दो साइंस और टेक में, और स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ना है वो भी बता देना। क्योंकि अभी अपन ट्रैप पढ़ेंगे यूपीएससी के, अभी अपन देख लेंगे कि यूपीएससी कहां पे गलत करती है, कौन से स्टेटमेंट सही रहते हैं। तो जेनरिक स्टेटमेंट है उनको ज्यादा पढ़ने की, रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो फैक्चुअल चीजें हैं उनको अपन को अच्छे से पढ़नी है, तो वही स्मार्ट रीडिंग हो जाएगी आपकी, उनका ही आपको बार बार रिविजन करते जाना है। तो चलो जी, ये वाला क्वेश्चन करो, देखे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, चलो जी, तो एक एक मिनट का टाइम देते हैं। चलो जी, ए वाले कौन है और सी वाले कौन है बताओ। चलो जी, इसका ईयर भी बता देता हूं आपको। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीएससी 2016 में। ठीक है, तो ए वाले, बी वाले, लेकिन मेजोरिटी ने सी आंसर दिया है। अब देखो वन बाय वन पढ़ते हैं अपन। ठीक है, अब देखो ये खुद ही बोल रहा है, यूपीएससी खुद ही बोल रहा है, हाल ही में समाचारों में आने वाला लाइफ आई। जी अभी बताते तो हैं, ढुक तो जाओ आप। लाइफ आई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में बताना है आपको। ठीक है, एक चीज और बतानी थी, एक सेकेंड।
जो साइंस और टेक्नोलॉजी के या कोई भी बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं इन्वायरमेंट के, उसमें वो क्या करता है, जैसे 3 स्टेटमेंट बनाता है ना, तो एक स्टेटमेंट में उसको एक्सप्लेन करता है वो। देखना बहुत बार केस में वो एक्सप्लेन करता है उस चीज को, और वो एक्सप्लेन ही कर रहा है तो वो चीजें सही है। ठीक है। अब देखो, लाईफाई, जैसे आपने सुना होगा वाईफाई, ऐसे ही इसने नाम बना दिया वाईफाई। वाईफाई में क्या होता है? वाईफाई तो आप सबने नाम सुना ही होगा। यह है उच्च गति डेटा संचरण के लिए, तो ये तो अच्छी बात है, नई नई टेक्नोलॉजी है, तो उच्च गति डेटा संचरण के लिए, प्रकाश को माध्यम के लिए। तो यहाँ पे लाई लिखा हुआ है, तो लाई किसका हो गया? लाइट का हो गया, नहीं हुआ? बताइए मेरे को। आपको ऐसे दिमाग तो चलाना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, नहीं हुआ? जी, ये तो टेक्नोलॉजी की बात चल रही है। विथ रेफरेंस टू द लाइफ आई रिसेंटली इन द न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट यूज लाइट एज ए मीडियम फॉर हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन। जी, डाटा ही तो ट्रांसमिट होते हैं वाईफाई या इन सब चीजों में। तो लाईफाई है तो इसका मतलब लाइट से होने वाला है, ये तो आपको सीधा सीधा दिखना ही चाहिए। ये तो आपका दिमाग डेवलप करना है। देखो, ये क्वेश्चन आपको लाईफाई के बारे में कुछ भी नहीं पता है ना, फिर भी आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो पेपर में। कर सकते हो नहीं कर सकते हो बताओ? लाईफाई को पढ़ने की जरूरत है क्या आपको? उच्च गति डेटा संचरण। अब इसको भी आप डिफाइन नहीं कर सकते, पहली बात तो ये। और ये अच्छी बात कर रहा है, पॉजिटिव बात कर रहा है, जेनरिक बात चल रही है। और दूसरा, यहां लाइट है और यहां लाइट है, तो लाईफाई तो हो गया। चलो जी, दूसरा देखो, ये एक बेतार प्रौद्योगिकी है और वाईफाई से कई गुना तीव्रतर है, तो अच्छी बात है। देखो, लाइट है तो लाइट में कहां से तार आ जाएगा, पहले तो ये बताओ। इट इज ए वायरलेस टेक्नोलॉजी, तो वायरलेस तो होएगी। बताइए, नहीं होएगी? नहीं होएगी? तो लाइट से यदि डाटा ट्रांसमिट हो रहा है तो इसमें तार कहां से आ गया? बताइए, लाइट से हो रही है ये तो यहां पे आ गया कि देखो, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड इज ए सेवरल टाइम। अब ऐसे तो बोला नहीं कि 4 गुना 5 गुना, क्योंकि यहां पे गड़बड़ होती है डेटा में, तो इसलिए इजीली इसने क्या बना दिया? सेवरल टाइम। ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है, अच्छा वर्ड है। जैसे सम वर्ड अच्छा है ना, वैसे सेवरल भी एक अच्छा है। इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। ये वाली चीजें जनरली सही, सेवरल टाइम फास्टर देन वाईफाई। तो नई टेक्नोलॉजी पहले से बेटर है, तभी तो बात होने वाली है उसकी। तो ये भी सही होगी, ये भी सही होगी। तो कौन सा सी आ जाएगा? तो जिन्होंने आंसर ए दिया है या बी दिया है, उनको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। जी मुदित मीना, सबके बारे में बता देंगे वन बाय वन। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? कुछ क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट वाले ऑलरेडी मैंने करवा दिए। आगे वाली क्लासों में जैसे जैसे आते रहेंगे, सब करते जाएंगे अपन। अब आपको लाइफ आई के, मेरे हिसाब से आई थिंक 90% को लाइफ आई के बारे में नहीं पता होगा। ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको लाइफ आई के बारे में पता नहीं होगा, फिर भी आपने क्वेश्चन को सही कर दिया, और आपके नंबर कितने बढ़ गए? 2 नंबर बढ़ गए। सही बात है। जी, ऑप्शन पहले में क्या बोल रहा है बताइए जी, क्या गड़बड़ लग रही है गुंजन आपको? यह उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश, तो लाइट, लाइट फाई है तो लाइट से ही करेगा। लाइट से क्या करेगा? डेटा का ट्रांसफर करेगा। यहां पे कुछ गड़बड़ है नहीं। मीडियम फॉर हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन, नई टेक्नोलॉजी आई है तो हाई स्पीड से ही करेगी, कम स्पीड वाले को कौन पूछेगा बताओ? जैसे 6G आएगा तो उसमें क्या होगा? 5G से बेटर तरीके से डाटा स्पीड ज्यादा रहेगी, वही रहने वाली है। और यहाँ पे लाइट की बात कर रहा है तो लाई है, तो यहाँ लाइट की बात कर रहा है, बाकी स्टेटमेंट में ऐसा कुछ है नहीं जहां पे आपको गड़बड़ लगे। बताइए जी गुंजन। देखो, अभी अपन थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, फिर आगे वाले क्वेश्चन थोड़े फास्ट करेंगे, क्योंकि चीजें आपके दिमाग में जा चुकी होगी। प्रकाश में स्वेप हमने समझा था। पर देखो, यहाँ पे स्वेप क्या कहा होगा? यहाँ लाइट लाइट लाइफ आई की बात कर रहा है, यहाँ पे भी लाइफ आई। जी, क्लास का टाइम यही रहने वाला है, 2 से लेके 4:30 वाला। ठीक है। पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए, दोनों स्टेटमेंट ही बड़े प्यारे प्यारे से लग रहे हैं। अब देखो, पीवाईक्यू का चमत्कार आपको और दिखाते हैं।
जी लाइट के अलावा कुछ और होता तो गलत होता, और क्या होता? वो तो है, ऊपर लाईफाई लाइट की बात चल रही है। जी लाईफाई है वो बेटर टेक्नोलॉजी है वाईफाई, तभी तो उसकी चर्चा होगी। अब देखो जी, पहली क्लास है तो पहले वाली क्लास से देख लेना, ये भी अभी नई चीजें चल रही है तो ये भी चीजें आपकी समझ में आ जाएगी, तो आप ध्यान से पढ़ते जाओ थोड़ा सा। अब देखो लाईफाई में क्या होती है, लाइट होती है। लाइट कौन सी होती है? विजिबल, विजिबल लाइट। और डाटा हो रहा है। अब बात क्या हो रही है, कम्युनिकेशन ही तो हो रहा है एक तरीके से। क्या हो रहा है बताइए जी? डाटा, डाटा इधर से उधर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन है। तो इसका दूसरा नाम क्या है बताइए जी? लाईफाई का दूसरा नाम ही विजिबल लाइट कम्युनिकेशन है। ठीक है। अब देखो वाईफाई, लाईफाई को क्यों लाना पड़ा? लाईफाई को क्यों लाना पड़ा पता है आपको? जैसे कि कुछ वाईफाई की लिमिटेशन है। ठीक है। जी प्रिया गौड़, हम रखना यही चाह रहे थे डीजे सर की क्लास के अगले दिन, लेकिन बहुत दिनों से क्लास हुई नहीं थी, आप में से बहुत सारे लगातार मैसेज कर रहे थे, तो इसलिए मेरे को आज क्लास लेनी पड़ी, वरना ये क्लास कल लेने वाले थे। इसलिए ये क्लास छोटी रखी गई है कि ये क्लास एक बार वापिस अपन इंटरेक्शन कर लें, 1.5 घंटे की क्लास रखेंगे, ये 1.5 घंटे की। अब देखो, अब ये देखो, वाईफाई तो अपने पास थी, तो लाईफाई क्यों लाना पड़ा बताइए जी? क्या होता है कि कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे वाईफाई आपकी काम नहीं करती, वहां पे अपन को लाईफाई लाना पड़ता है। जैसे आप एयरक्राफ्ट के केबिन की बात करें, एयरक्राफ्ट के केबिन में वाईफाई आपका काम ही नहीं करता है, तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या लेके आना पड़ा? लाईफाई। ताकि वाईफाई में क्या होता है कि डिस्टरबेंस होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस होता है, ये इलेक्ट्रो, इसलिए यहां पे वाईफाई काम नहीं करती, इसलिए लाईफाई को लाना पड़ा। ठीक है। तो ये जो पीवाईक्यू है ना आपका, अब ये लाईफाई का नॉलेज है। तो मान लो आपने लाईफाई के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा है, 2016 में आपने पढ़ा है, मान लो 2016 का पीवाईक्यू है, यहां से 2020 में एक पीवाईक्यू आएगा, देखना आप। तो यदि ये आपने ढंग से पढ़ा है ना, तो वहां पे ये क्वेश्चन में आपको सीधे 2 नंबर मिल जाएंगे। इसलिए यूपीएससी की पीवाईक्यू और तिकड़म करना बहुत बहुत जरूरी होता है। आगे समझ में? जी बताइए, समझ में आया नहीं आया? यूपीएससी के जो पीवाईक्यू है उसमें कितना मैजिक होता है, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। अपन भागते रहते हैं गाइडेंस के पीछे, अपन भागते रहते हैं कोचिंगों के या और चीजों के पीछे। यूपीएससी के पीवाईक्यू से बड़ा गाइडेंस कोई सा भी नहीं है। ठीक है। यदि आपने यूपीएससी की पीवाईक्यू को समझना स्टार्ट कर दिया, वहां से उसके हिसाब से आपने चलना स्टार्ट कर दिया ना, तो आपकी जो जर्नी होगी वो इजी हो जाएगी। चलो जी, ये वाला क्वेश्चन करो देखें। हालांकि देखो इसमें नॉलेज का काम है, इसमें ज्यादा तिकड़म का काम नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में ज्यादा तिकड़म का काम नहीं है, लेकिन वही है कि एक बार पूरे अपन पीवाईक्यू देखते जाएं किस तरीके से अपन को पढ़ना है। देखो इसमें ज्यादा तिकड़म का काम नहीं है, लेकिन फिर भी आप ट्राई करो इस वाले क्वेश्चन को, क्योंकि पीवाईक्यू प्रैक्टिस तो करवानी पड़ेगी।
चलो ये बताना, देखो इसमें वैसे नॉलेज का ज्यादा काम है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सही नहीं हुआ होगा तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप सोचो कि इसमें वाइडर क्या है, सबसे ज्यादा वाइडर क्या है, एक सेकेंड, सबसे ज्यादा वाइडर स्टेटमेंट कौन सा है? और जो ये जो वर्ड है इसको तोड़ के देखो, उससे ये लिंक हो रहा है क्या? कौन से में हो रहा है ये बताओ। सबसे वाइडर ऑप्शन कौन सा लग रहा है, पहले तो ये बताओ आप कि सबसे वाइड कौन सा है। ये आपको आंसर नहीं बताना है, आपको ये बताना है कि इसमें सबसे वाइड क्या है। जी ये क्वेश्चन कब का है? ये 2020 का, ये मेरे हिसाब से। देखो ये क्वेश्चन मैंने तिकड़म के लिए नहीं बताया है, ये क्वेश्चन बताने का लॉजिक कोई दूसरा है, वो अभी बाद में आपको बताऊंगा मैं। देखो बात क्या किसकी चल रही है, मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकेंद्रिक स्थानांतरण। जी यहां तक से तो कुछ समझ में अपन को आता नहीं है। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर की बात चल रही है, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसेंस एडवांस इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर किसमें काम में आता है, ठीक है। अब कोई चीज, कोई ना कोई चीज ट्रांसफर होनी चाहिए। प्रो न्यूक्लियर है, इसका मतलब न्यूक्लियर के लिए फायदेमंद रहने वाली है। अब न्यूक्लियर किसमें रहता है, अपना जो डीएनए आरएनए जो भी रहता है, उसमें क्या रहता है, उसमें न्यूक्लियर भी रहते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे अपनी सेल रहती है, सेल में क्या होता है, माइट अलग अलग डीएनए होता है, माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, ये सब चीजें थोड़ी थोड़ा आइडिया रहता है। देखो ज्यादा नॉलेज मेरे को भी नहीं है, हो सकता है कि कोई आप बायोलॉजी वाले हो तो आपको ज्यादा नॉलेज होगा। अब देखो कोई ना कोई चीज ट्रांसफर होनी चाहिए, और उससे फायदा क्या होगा, ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं, क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं? पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, इन विट्रो एंड के निषेचन के लिए दाता शुक्राणु का उपयोग, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन इनविट्रो बाय द डोनर स्पर्म, ठीक है। चलो जी अगला देखते हैं। शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं का आनुवंशिक रूपांतरण, जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल। ये वाइडर कैसे लगा आपको ये बताओ, ये तो वाइडर लग ही नहीं रहा है। स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल है, उनका जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हो, क्या ये इंडिया में अलाउ है, पहले तो ये बताओ। स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल है, उसका जेनेटिक मॉडिफिकेशन अलाउ है क्या? स्टेम कोशिकाओं का कार्यात्मक भ्रूणों में विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्टेम सेल इन फंक्शनल इम्ब्रो। जी सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड किस चीज में रहते हैं? यदि अपन हेल्थ वाली चीजें पढ़ते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी का अपन डेवलपमेंट देखते हैं, तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड किस में रहते हैं बताइए। यहाँ पे भी क्या बात चल रही है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन इसका चल रहा है, यहाँ पे भी फंक्शनल इम्ब्रो है, उसका स्टेम सेल डेवलपमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ऑफ इन विट्रो बाय डोनर स्पर्म कर रहे हैं। क्या ये चीजें अभी इंडिया में इतनी ज्यादा हो रही है क्या, पहले तो ये बताओ, आप खुद बताओ। कौन सी टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए ज्यादा काम में आने वाली है? बताइए बताइए। यहाँ पे भ्रूणों की बात चल रही है, यहाँ पे आनुवंशिक रूपांतरण की बातें चल रही है, यहाँ पे इनवेंटो फर्टिलाइजेशन वाली बातें चल रही है, और यहाँ पे संतान में सूत्र कणिका वाले रोगों का निरोध, प्रिवेंटेशन ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीज इन द ऑफ स्प्रिंग, प्रिवेंटेशन ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीज इन ऑफ स्प्रिंग। तो कौन सी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो अभी इंडिया में चल भी रही है और होनी भी चाहिए, जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा होए, बताइए जी। अब बताइए देखें, अब इस क्वेश्चन को मैंने पूरी तरीके से ओपन कर दिया आपके लिए। अब आप बताइए कि कौन सी ऑप्शन होना चाहिए। वेदिका सोनी एबीसी अभी इंडिया में नहीं, मतलब ये वाली चीज तो थोड़ी बहुत होती है।
और होने को ये वाले भी हो जाएगी, लेकिन अपन जो करंट में पढ़ते हैं किस चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, यूपीएससी हो चाहे अपन हो या कोई भी हो, बताइए जी, कौन सा होना चाहिए? मैं ये नहीं बोलता कि ये सही होगा ये गलत होगा, मुझे नहीं पता। ये सबसे आपको ब्रॉड लग रहा है या नहीं लग रहा? सबसे ब्रॉड हो रहा है, सबसे वाइडर इसका यूटिल यूज होने वाला है, मतलब इसका जो एप्लीकेशन की बात की जा रही है वो सबसे ज्यादा होने वाला है। ये तो होना चाहिए कि बच्चे स्वस्थ होने चाहिए। यदि किसी बच्चे की प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें कुछ ना कुछ किसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, यदि उसको आप चेंज कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे, तो बच्चा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये अभी हमारे लिए समस्या है ही नहीं। अपने लिए अभी समस्या क्या है, ये वाली है। अपन ये नहीं करते कि जो बच्चे हो वो टैलेंटेड होने चाहिए इसलिए उनमें जीन ट्रांसफर कर दो। अपन तो ये चाहते हैं कि उनके अंदर रोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन में कोई वैसे कोई आलतू फालतू की तिकड़म नहीं बता रहा मैं, बताने को तुम्हें कुछ भी तिकड़म बता देता। देखो इसमें थोड़ा नॉलेज का भी काम है, थोड़ा सा कॉमन, ये गलत भी हो जाए ना तो कोई टेंशन नहीं। जी सपना यदुवंशी, जी मैंने यही बोला था, मैंने ये भी तो बोला था कि कभी कभी दो तिकड़म आपकी क्या होगी, दोनों आपस में लड़ाई करेगी, फिर आपको अपना दिमाग चलाना है कि कौन सी ज्यादा वर्क करेगी। मैंने ये भी तो बताया है कि जो वाइडर ऑप्शन होता है उसमें यूपीएससी ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है। ठीक है सपना यदुवंशी, यही तो मैंने बोला है कि आप, मैं जो बोल रहा हूं उसको एकदम ऐसे मत लिया करो कि 100%। कभी कभी हो सकता है कि एक तिकड़म बोलेगी कि यह सही है, एक तिकड़म बोलेगी यह सही है, फिर आपको कॉमन सेंस लगाना है, कुछ गलत होंगे कुछ सही होंगे। जी भास्कर चतुर्वेदी, तो इसका आंसर क्या है? सबसे अच्छा सा स्टेटमेंट कौन सा लग रहा है? डी लग रहा है। दूसरा देखो इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, इसका नाम कैसे पड़ा पता है क्या आपको? इसके बारे में थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए। देखो होता क्या है कि जो बच्चा होता है उसके जो माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीज होती है वो, जो माइक्रो यहाँ पे जो डीएनए होता है वो खराब होता है, उसकी वजह से होता है। तो इसमें कोई डोनर आएगा, इसका ये डीएनए निकालेंगे, इसका इसमें डाल देंगे, तो ये स्वच्छ वाला डाल दिया, स्वस्थ वाला, तो फिर जो बच्चा होगा ना उसमें वो बीमारी नहीं होगी। ठीक है जी सपना यदुवंशी, एग्जाम प्रेशर में गलत भी हो जाए तो टेंशन मत लेना, पूरे क्वेश्चन सही नहीं करने हैं। मैं आपका दिमाग डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरे क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, मैं भी बैठता हूं तो मेरे भी सही नहीं होते, वो तो है, रियलिटी है जो है। जी एग्जाम प्रेशर के हिसाब से आप अपने दिमाग को धीरे धीरे डेवलप करो, चीजें धीरे धीरे समझ में आएगी। देखो अभी अपन थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन अभी आगे वाले क्वेश्चनों में मैं स्पीड पकड़ूंगा धीरे धीरे। तो अभी इस टेक्नोलॉजी का दूसरा नाम पता है क्या किसी को, ये बताओ मेरे को। जी इसका दूसरा नाम क्या है यदि किसी को पता हो तो? इस टेक्नोलॉजी का कोई दूसरा नाम बता सकता है मेरे को? इतने स्टूडेंट लाइव है। जी बताइए, इसका दूसरा नाम क्या है? जी स्टेम सेल बिल्कुल नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है इसका। जीन एडिटिंग ये भी नहीं है अक्से, क्रिस्पर केस ये भी नहीं बोल सकते, माइक्रोकॉन्डियल डिजीज भी नहीं बोल सकते, जीन थेरेपी भी नहीं बोल सकते। जी आनंद ने नाम लिया है वो वाला नाम है इसका, थ्री पेरेंट बेबी। इस टेक्नोलॉजी का क्या नाम है पता आपको? थ्री पेरेंट बेबी।
थ्री पेरेंट बेबी इसका नाम है। तो ये नाम भी आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि दो पेरेंट तो सुने हैं, तीन पेरेंट कहां से हो गए। होता क्या है कि एक जो पेरेंट होता है ना, उसकी वजह से ये माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीज आती है। तो उसका जो डीएनए होता है ना, उसको हटा देता है, क्योंकि उसकी वजह से ये बीमारी होती है। तो एक डोनर आता है और वो यहाँ पे डीएनए दे जाता है। और ये आप करंट में पढ़ते रहते हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन यदि आप कोई सा भी करंट अफेयर पढ़ लोगे ना, तो भी आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। आपको टेंशन हो रही होगी कि सर ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये आपको कोई सा भी पीटी आपने पढ़ा होगा ना, करंट पढ़ा होगा, वहां से ये टेक्नोलॉजी चर्चा में थी उस साल, जब 2020 की बात चल रही है ना। 2020 में ये वाली चीज करंट में पीटी में लगभग सभी में कवर थी। यदि आपने पढ़ी होगी तो आपका दिमाग इतना तो चल जाएगा कि क्या मामला हो रहा है। यदि आपको थोड़ा सा भी इसके बारे में आइडिया, थ्री पेरेंट बेबी के बारे में आइडिया हो, तो आराम से ये वाला टिक लगा दोगे। लगा दोगे नहीं लगा दोगे बताओ। बहुत सारे बोल रहे हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये वाला क्वेश्चन अपन ने जो एक अपन को बोला गया है ना, एक सब्जेक्ट के लिए एक किताब पढ़नी है, वो यदि हम पढ़ के आएंगे तो ये क्वेश्चन अपना हो जाएगा। अब इसका एक कमाल दिखाता हूं। ये 2020 की बात चल रही है ना, 2021 में इसी का क्वेश्चन आ गया वापस। 2021 में इसी से क्वेश्चन आ गया वापस। तो ये देख लो यूपीएससी के पीवाईक्यू का मैजिक। 2021 में भी साइंस टेक में इसी से क्वेश्चन आ गया, सेम टू सेम। मतलब सेम टू सेम नहीं बोलेंगे, इसी के बारे में, इसकी डिटेल आती है ना, उसके बारे में। इसलिए आपको पीवाईक्यू अच्छे से करके जाने हैं। कर लोगे नहीं कर लोगे, ये इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आपका एक विश्वास होता है ना, वो धीरे धीरे डेवलप हो जाए। चलो जी अब जल्दी जल्दी करते हैं। चलो जी ये वीएलसी आ गया, तो वीएलसी को ही कर लो अब दमादम। ये 2020 का क्वेश्चन है जी, सीएससी 2020 का। चलो जी करो। जी ये वीएलसी है, उसकी बेसिक डिटेल के बारे में है। पहली चीज तो ये सोचो आप, ये इसके एप्लीकेशन के बारे में नहीं है। चलो जी, सबका गलत हो गया। देखो जी सबका गलत हो गया नहीं हुआ, पहले तो ये बताओ। सबका गलत हो गया। ये क्वेश्चन है किसका, ये क्वेश्चन है लाइफाई का। वो कब आया था, 2016 में। यदि आपने इसके बारे में पढ़ा है थोड़ा सा भी, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, तभी इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, लाइफ आई 2016 में आया था। अब आपकी जिम्मेदारी है उस लाइफ आई के बारे में पढ़ने की। यदि आपने लाइफ आई के बारे में पढ़ लिया होता तो ये क्वेश्चन आपका सही होता। यदि ये आपने नहीं पढ़ा है, इसका मतलब ये आपका गलत हो गया। देखो जी अब देखते हैं। जी सब बता देंगे, सब बता देंगे रेणु प्रजापति।
दृश्य से प्रकाश संचार तकनीकी के संदर्भ में कौन से कथन सही है? विथ रेफरेंस टू द विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? वीएलसी 375 से 780 नैनोमीटर वाली विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम तरंग दैर्ध्यों का उपयोग करती है। वीएलसी यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ ऑफ ये। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डाटा, तो बहुत सारे ने डाटा देख के काट दिया होगा। वीएलसी को दीर्घप्रासी प्रकाश बेतार संचार के रूप में जाना जाता है। वीएलसी इज नोन एज ए लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है। वीएलसी ब्लूटूथ की तुलना में डेटा को विशाल मात्रा को तेजी से प्रेषित कर सकता है। वीएलसी कैन ट्रांसमिट लार्जर अमाउंट ऑफ डाटा फास्टर देन ब्लूटूथ। वीएलसी में विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण नहीं होता है। वीएलसी हैज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। पहले तो ये बताइए कि ये क्वेश्चन एप्लीकेशन का है या किसी टेक्नोलॉजी की डिटेल का है? पहले तो ये बताओ मेरे को। जी आप पहले तो ये बताइए कि ये क्वेश्चन किसी टेक्नोलॉजी की डिटेल की बात कर रहा है या एप्लीकेशन की बात कर रहा है? और डिटेल की बात कर रहा है तो डिटेल में तो गड़बड़ कर सकता है। जी पूजा जादू, एप्लीकेशन कहां दिख रहा है आपको? ये तो इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट पे जा रहे हैं ना। अब टेक्निकल एस्पेक्ट इसमें क्या हो जाएगी कि जो वीएलसी है उसके जो बेसिक प्रिंसिपल है, यदि वहां पे गड़बड़ कर दी तो वो गलत ही है। चीजें तो फिक्स है ना। अब जो इसकी टेक्नोलॉजी टेक्निकल डिटेल है वो तो फिक्स ही रहने वाली है। सही बात है। अब देखो एक चीज धीरे धीरे अपन करते हैं। जी मनीष कुमार, क्या प्रॉब्लम है आपके? क्या टेक्निकल टीम किस चीज को ठीक करे? बताइए, मेरे को बता दो। तो देखो वीएलसी ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा में अधिक तेजी से प्रेषित करता है, ये तो बात सही है, ये तो गड़बड़ हो ही नहीं सकती। यहाँ पे आपको डाटा दिख रहा है, लेकिन आपको विजिबल लाइट का, यदि आपको बेसिक साइंस का पता है कि विजिबल लाइट होता है ना, उसका स्पेक्ट्रम क्या होता है? उसका स्पेक्ट्रम यही होता है। इसलिए यहां पे ये डाटा आपका सही है। अब देखो यदि आपने लाइफाई ढंग से पढ़ा है ना, लाइफाई में क्या होता है, लाइफाई की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वाईफाई क्या होता है, वाईफाई में होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस। उसकी वजह से जो एयरक्राफ्ट के केबिन होते हैं या कुछ जगह होते हैं वहां पे डाटा या कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाता, इसलिए वहां पे क्या लाते हैं, लाइट। इसको ही वीएलसी बोला जाता है। ठीक है। अब देखो लाइट है, लाइट कैसे ट्रांसफर करेगी? लाइट क्या दीवार से ट्रांसफर कर पाएगी क्या? यदि आपको मैं बोलता हूं कि जो लाइट है, लाइट से डाटा ट्रांसफर हो रहा है, क्या वो दीवार को क्रॉस कर जाएगा क्या? जी दीवार को क्रॉस कर पाएगा नहीं कर पाएगा, पहले तो ये बताओ। लाइट लाइट क्या दीवार को क्रॉस कर पाएगी? यहां लाइट से डाटा कम्युनिकेट हो रहा है, क्या लाइट दीवार को क्रॉस कर पाएगी क्या? क्या वाईफाई होता है वो दीवार को क्रॉस कर जाता है? जी वाईफाई क्या दीवार को क्रॉस कर जाता है क्या? पहले ये बताओ मेरे को। वाईफाई में तो डाटा ट्रांसफर हो सकता है ना। अब यदि ये दीवार को क्रॉस नहीं कर रही है तो ये शॉर्ट रेंज होगी या लॉन्ग रेंज होगी? पहले तो ये बताओ मेरे को। शॉर्ट होगी या लॉन्ग होगी, पहले ये बताओ आप। जी बताइए कि यदि ये दीवार तक क्रॉस नहीं कर पा रही है तो ये शॉर्ट होगी या लॉन्ग होगी? शॉर्ट होगी नहीं होगी? तो इसका मतलब यहां पे इसने गड़बड़ कर दी है। तो पहला लॉजिक तो यह है कि इसको यदि आप काट दोगे, यहां पे क्या कर दिया, शॉर्ट की जगह लॉन्ग कर दिया। देख लो यूपीएससी कितनी चालाक है, उसको शॉर्ट दिखा उसकी जगह लॉन्ग कर दिया और वो कंफर्म गलत हो गया। हो या नहीं हुआ बताइए जी? शॉर्ट की जगह इसने लॉन्ग लिख दिया तो सीधा सीधा गलत हो गया, कहीं पे इसको कुछ चेक नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अपना आंसर क्या होना चाहिए, 1 3 4 कौन सा है, ये होना चाहिए।
अब बहुत सारों को आपको लग रहा है कि सर ये चौथा स्टेटमेंट तो गलत लग रहा है हमारे को, ये तो हमें क्या लग रहा है, एक्सट्रीम लग रहा है। यही बात है, इसलिए तो सबने ए मारा होगा मेरे हिसाब से कि सर ये एक्सट्रीम लग रहा है। लेकिन यहाँ पे वीएलसी की क्या चल रही है, बेसिक डिटेल की बात चल रही है। यहाँ पे कोई एप्लीकेशन की बात चल नहीं रही है, एक्सट्रीम कुछ है नहीं। यदि वीएलसी की बेसिक डिटेल ये बोल रही है तो बोल रही है। और यदि आपने लाईफाई पढ़ा है ना, तो लाईफाई आई क्यों? क्योंकि जो वाईफाई होता है ना, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, उसको, उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वीएलसी आया है, ठीक है। अब देखो ये नॉर्मली क्वेश्चन अपन सही नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने लाईफाई के बारे में 2016 में पीवाईक्यू आया है, इसके बारे में यदि आपने पढ़ा है ना, तो इस स्टेटमेंट को आप सही कर सकते हो। तो ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, 134 हो जाएगा। तो या तो आप चौथे को गलत प्रूव कर दो, मतलब या तो आप क्या करो, दूसरा गलत मान लो, या पहला, तीसरा और चौथा ये सही मान, सही देख लो, ठीक है। तो लाईफाई के बारे में आपको आइडिया रहना चाहिए, 2016 का पीवाईक्यू है, तो ये वाला क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल आपको लगेगा। जी मैंने यही तो बोला था, आप सबने इतना जल्दी आंसर दिया ए। जी मैंने बोला ही नहीं, मैंने तो ये बोला कि आप चारों स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ो एक बार, उसके बाद में सोचो। आपने तो चौथा दिखा सीधा ही, चौथा दिखा कि ये तो एक्सट्रीम लग रहा है, ये काटा, सबने ए चिल्लाने लग गए। जी संजीव कुमार चौधरी, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम करेगा क्योंकि ये लाईफाई की जो बेसिक डिटेल है उसके बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। यदि आपने लाईफाई की 2016 में बेसिक डिटेल पढ़ी होगी तो 2020 में ये क्वेश्चन आप सोल्व कर पाते। मैं ये नहीं कहता कि ये इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे इसने डाटा कर दिया, यहाँ पे देखो ये माइनर सा स्वेप कर दिया, ये जेनरिक स्टेटमेंट है और ये भी एक्सट्रीम टाइप का स्टेटमेंट है, ठीक है। तीन में इन्होंने गड़बड़ कर दी, तो किसने इसको गलत माना होगा, तो 2 3 4 कर दिया होगा। किसने इसको गलत माना होगा तो सही हो गया होगा, किसने इसको गलत किया तो ए कर दिया होगा। लेकिन एटलीस्ट आपको यह तो पता चल गया होगा कि तीसरा स्टेटमेंट सही है। देखो तीसरा स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब एक ऑप्शन तो आपने काट ही लिया। देखो ये सही है, इसका मतलब आपका तीन ऑप्शन में से एक लगाना है। अब आपको एक आपका कट चुका है, तब अभी भी आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यदि आपके जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये क्या हो गया, 75-25 हो गया। फिर भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, चाहे आपका गलत हो जाए तो होने दो, लेकिन क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। यदि आपके चार में से एक ऑप्शन आप काट ले रहे हो कि यह आंसर नहीं होगा, फिर भी आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है। और बाकी गलत तो अपने पास है ना स्कोप, 30 क्वेश्चन अपन गलत करेंगे, 60 अपन सही करेंगे, और एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं तिकड़म नहीं बता रहा हूं, यहाँ पे ये बता रहा हूं कि पीवाईक्यू क्यों इंपॉर्टेंट है। 2016 में क्वेश्चन आया, 2020 में वहीं से क्वेश्चन आ गया, 2020 में क्वेश्चन आया, वहीं से 2021 में क्वेश्चन आ गया, इसलिए पीवाईक्यू अच्छे से करके जाओ। चलो जी, ये भी 2020 का ही क्वेश्चन है। अब जल्दी जल्दी करते हैं, टाइमर लगा देते हैं। एक 1 आउट ऑफ 3 वाला बहुत रॉन्ग होता है जी, आप धीरे धीरे तिकड़म सीखोगे ना, फिर भी अपन कर लेंगे। अब ये किसका डाउट है, कृष्णा सिंह ने आपका डाउट क्या है, पहले तो ये तो लिखो कि आपका डाउट क्या है।
चलो जी देखो देखें, ये डाउटफुल क्वेश्चन है वैसे। अब यूपीएससी ने इसका आंसर क्या दिया वो बताना एक बार मेरे को, क्योंकि इसमें पंगा क्या हो रहा है, ये वाला बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लग रहा है और ये वाला एकदम लग रहा है कि एआई आराम से ये कर देगी। सही बात है जी, बताइए। यूपीएससी ने इसका आंसर क्या दिया, विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकता है। विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या मामला है, क्या मामला है, क्या मामला नहीं है। ठीक है, चलो जी देखो, औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना, तो ये तो कर ही सकता है। ब्रिंग डाउन द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट। रोगों का निदान है, तो ये तो वाइडर है, तो यहां पे तो एआई काम आती है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहां पे है, यहां पे है और यहां पे है, तो चलो इसको तो काट दिया। अब आता है टेक्स्ट से स्पीच में परिवर्तन, ये तो करता ही है, तीसरा और चौथा भी आएगा। तो तीसरा चौथा तो ये कट गया, तो या तो ये आएगा और या फिर ये आएगा। सही बात है। अब यहां पे अब यहां पे बी और डी में आपकी चीजें फंस रही है, आप भी फंस रहे हो, मैं भी फंस रहा हूं, और जिन कोचिंगों ने आंसर दिया था बहुत सारी रिसर्च करके वो भी फंस गए, और यूपीएससी भी फंस गई होगी मेरे हिसाब से। अब हुआ क्या है इसमें, ये देखो, सार्थक लघु कहानियां और गीतों की रचना, ये तो एआई कर देती है, तो मतलब दूसरा आना चाहिए। और विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण, ये अभी तक होता नहीं है। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये अभी तक हो नहीं पाया है। अब ऐसा यूपीएससी ने ऑप्शन दिया ही नहीं। अब यूपीएससी ने ये वाला ऑप्शन दिया ही नहीं, यदि यहां पे ऑप्शन ये होता 1 2 3 4, तब तो ये सही हो जाता। लेकिन दूसरा एकदम लग रहा है कि एकदम मामला ठीक है, ये आराम से एआई कर सकती है। एआई को आप बोले तो वो गाना स्टोरी बना सकती है, बनाती भी है, आपने देखा ही होगा चैट जीपीटी से। बोलो, ये वाला तो आएगा और ये वाला नहीं आएगा, ऐसा ऑप्शन यूपीएससी को दिखा ही नहीं। देखो, विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग एनर्जी अभी तक नहीं होती है, इसलिए फिर ऑप्शन थे नहीं। ये वाला एकदम एक्सट्रीम लग रहा था, तो यूपीएससी ने फिर बी मान लिया। अब मान लिया तो मान लिया, अब क्या कर सकते हैं यूपीएससी का, बताओ। यूपीएससी को यह तो बोल नहीं सकते कि जी फ्यूचर की बात नहीं कर रहा है ना, विकास की वर्तमान स्थिति की बात कर रहा है जी। प्रिया राजपूत, आप ये बताइए। जी प्रिया शर्मा या प्रिया राजपूत, आप ये बताइए। देखो, मैंने डी बोला है, ठीक है, लेकिन ये एकदम एब्सर्ड टाइप का हो गया। यहां पे लिखा हुआ है विकास की वर्तमान स्थिति, मतलब 2020 की बात चल रही है, फ्यूचर की बात चल ही नहीं रही। आप 2020 में हो, तो 2020 में जितना भी एआई है, एआई का नाम नाम सुना है अपन ने 2020 में, लेकिन सेकंड बड़ा इजीली हो रहा है, तो अब क्या ही कर सकते हैं। यूपीएससी ने बी माना है तो अपन को भी बी मानना पड़ेगा। ये 2020 का क्वेश्चन है जी। 2020 में अपन ने एआई के बारे में ज्यादा नहीं सुना था, या सुना था तो कि एआई ये होती है, ये होती है, बस इतना सुना था। ये चैट जीपीटी और ये सब चीजें तो बाद में आई है। कोचिंग है जो देखो, कोचिंग क्या करती है, पूरे गूगल पे सबसे रिसर्च करके आंसर देती है। फिर कुछ ने इसमें बी दिया, कुछ ने डी दिया, लेकिन अपन क्या कर सकते हैं फिर। इनमें से यदि आपको बी लग रहा है तो बी लगा दो, वरना डी लगा दो। अब गलत होना होगा तो हो जाएगा, अपन का यहां तक काम था, अपन ने कर दिया। अब आप फंस गए तो मैं भी फंस गया, यूपीएससी भी फंस गई, कोचिंग भी फंस गई, अब क्या कर सकते हैं। इसलिए अपन ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं अपन को क्वेश्चनों को। लेकिन उसको ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि वो गीतों की रचना कर ही नहीं सकती या लघु कहानियां बना ही नहीं सकती। ठीक है, तो यदि आपने बी या डी में से कोई सा भी टिक लगाया, आप उसको सही मान सकते हो, ऐसी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं।
ये बहुत ज्यादा एब्सर्ड लग रहा है क्योंकि विकास की वर्तमान स्थिति की बात चल रही है। अब फ्यूचर में तो कुछ भी हो जाए, अपन को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। देखो, यूपीएससी एग्जामिनर ने खुद को बचाने के लिए यहां पे ये लाइन लिख दी कि विकास की वर्तमान स्थिति विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्या ही हो रहा है ये तो। खुद को बचाने के लिए ये लिख दिया एग्जामिनर ने कि प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। चलो जी, अब ये वाला करो, अब वो गया, ये भी 2020 का ही है। ये भी 2020 का ही है जी। चलो जी, कोई बात नहीं, अब छोड़ दो उस क्वेश्चन को। जी अंजू, क्लास से क्या प्रॉब्लम है आपको? 3:30 तक तो लेनी पड़ेगी क्लास। बताइए जी, क्या आंसर आ रहा है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बात चल रही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बात चल रही है विथ रेफरेंस टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। पहले ये बढ़ो। ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा है कि इसका समूचा डाटा केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में है। ठीक है। द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट all the data in that are in cryptocurrency about cryptocurrency only। जी क्यों होगा? ये तो लिमिट कर दिया ना। ब्लॉकचेन और में भी काम आ सकती है, क्रिप्टो करेंसी में आ रही है, और चीजों में भी काम आएगी। ये तो गया जी, ये गया, तो ये दो ऑप्शन तो गए। पहला दोनों में है ही, पहले को एक बार आप पढ़ सकते हो। यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं कर सकता। कितनी अच्छी बात बोली है जी। ब्लॉकचेन क्या है? डिसेंट्रलाइज है, सार्वजनिक खाता है, तो एक जाना तो कंट्रोल करेगा नहीं, एक ही तो दादागिरी चलेगी नहीं। जी अभी वाला नेट है उसमें तो एक ही दादागिरी चलती है, ऊपर से बंद हो गया तो बाकी सब बंद हो गया। तो ब्लॉकचेन क्या है कि ब्लॉकचेन क्या है? सार्वजनिक है, मतलब सब आप सब देख सकते हो, लेकिन कोई अकेला कंट्रोल नहीं कर सकता। इसी को तो बोला जाता है डिसेंट्रलाइज। तो ये अच्छी बात है। ठीक है। ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। जी किया जा सकता है। अभी कौन कंट्रोल करता है बताइए जी? मान लो ब्लॉकचेन से अपन कोई टेक्नोलॉजी बना रहा है, अपन को कोई कंट्रोल कर रहा है क्या? पहले तो ये बताओ, क्या अपन को गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है? बहुत सारे ब्लॉकचेन चल रहे हैं, आरबीआई इसको रेगुलेट करती नहीं है। तो आंसर क्या होगा बताइए जी? application that are developed on the basic feature of blockchain can be developed without any body permission।
तो कोई भी माइनिंग कर सकता है, तो ये सही हो गया। अब बहुत सारों के दिमाग में एक वायरस डाला गया है, बहुत सारों के दिमाग में एक वायरस डाला गया है कि ऐसे स्टेटमेंट आए और आगे यदि नोट दे देना तो आपको के गलत मान लेना है, या फिर यहाँ पे आपको दिख गया ना बिना किसी परमिशन की, तो ये भी कि सर हमारे को थोड़ा सा एक्सट्रीम लग रहा है तो हम तो इसको भी काटेंगे। लेकिन मैंने आपको हमेशा क्या बोला है, हमेशा आप कॉन्टेक्स्ट चेक करो। यहां पे एनीबडी का मतलब क्या हुआ, एनीबडी का मतलब हो गया कि किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं, जिसको बनाना है वो बना सकता है, जिसको नहीं बनाना वो नहीं बना सकता है। और यहां पे तो ये अच्छी बात है कि सार्वजनिक खाता है, इसलिए तो किसी का इस पे नियंत्रण होता नहीं है। और यदि देखो किसका नियंत्रण नहीं है, तभी तो बिना किसी परमिशन के आप बना सकते हो। ये पहला और तीसरा स्टेटमेंट थोड़ा सा साथ साथ लग रहा है, नहीं लग रहा है, पहले तो ये बताओ। सार्वजनिक खाता है, किसी का भी उपभोक्ता का नियंत्रण नहीं है, तभी तो बिना किसी परमिशन के आराम से आप बना सकते हो। ये आपस में साथ थोड़ा सा कि ये साथ जाने का मन कर रहा है इनका, ये एक्सट्रीम हो गया इसलिए ये कट गया। बताइए बताइए, थोड़ा दिमाग कैसे चलाइए आप। आपको एक्सट्रीम देख रहा है तो देखो यहाँ पे एक्सट्रीम दिख रहा है, इसका मतलब अपन को आ गया कि ये क्रिप्टो करेंसी में काम में आएगा। तो ये तो एक्सट्रीम दिख रहा है कि क्रिप्टो करेंसी में काम क्यों आएगा, बाकी चीज में भी आएगा काम में। तो ये गलत हो गया एक्सट्रीम यहाँ पे कि। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। जी बताइए। वही तो टेंशन है, वो बाद में गवर्नमेंट की टेंशन है, उसका मिसयूज होएगा। तभी तो आरबीआई फिर बीच में पंगा करती रहती है क्रिप्टो करेंसी को लेके। लेकिन ब्लॉकचेन क्या है, वो एक बेसिक टेक्नोलॉजी है, उससे अपन अलग अलग चीजें बनाएंगे। तो ऐसे तो है नहीं कि ब्लॉकचेन है इसको आप नियंत्रण कर सकते हो। देखो ब्लॉकचेन से क्रिप्टो करेंसी बन रहा है, इसको रेगुलेट करेंगे। समझ रहे हो। ब्लॉकचेन क्या है कि बेसिक टेक्नोलॉजी है, अब इसका यूज करके अलग अलग चीजें बनने वाली है अपनी। इसमें अपन क्रिप्टो बिटकॉइन भी बना सकते हैं, अपन क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन भी बना सकते हैं। अपन अपने डाटा है ना, उसको अपन रख भी सकते हैं। जैसे अपना बहुत सारा रिकॉर्ड है, जैसे आपकी पढ़ाई का रिकॉर्ड है, मार्कशीट है, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें रख सकते हो सेफ। तो अब इसकी परमिशन थोड़ी लेनी पड़ेगी आपको। चलो जी, ये वाला क्वेश्चन करो देखिए। ये कब का है, 2020 का ही है, इसको पहले तो अपन बात करते हैं। चलो इसको बाद में करते हैं, एक सेकेंड, ये वाला करते हैं पहले। आपका दिमाग आज थोड़ा सा ज्यादा परेशान हो रहा होगा मेरे हिसाब से। चलो जी, अब थोड़े से इजी क्वेश्चन भी करवाते हैं। ये भी 2020 का ही है, अब करो देखे धमाधम। थोड़े इजी क्वेश्चन भी तो कराने करेंगे, यदि टफ टफ करवाते रहेंगे तो फिर तो आप परेशान हो जाओगे। जी ड्रोन की बातें चल रही है, और ड्रोन से तो सभी हो सकता है।
खेतों में ये तो होता ही है, देखो ड्रोन से ये वाली चीज तो होती है। तकनीकी के वर्तमान स्तर पर उपयोग गतिविधियों में से किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी विच ऑफ द एबोव एक्टिविटी कैन बी सक्सेसफुली कैरिड आउट बाय यूजिंग द ड्रोन। ठीक है। खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना ये तो होता ही है। सक्रिय ज्वालामुखी के मुखों का निरीक्षण, जो ड्रोन वहां पे जाएगा फोटो लेके आ जाएगा। अब ये देखो, डीएनए विश्लेषण के लिए उत्प्रेक्षण करती हुई वेलों के श्वास के नमूने का एकत्र करना। कलेक्टिंग द ब्रीथ सैंपल फ्रॉम द स्प्राउटिंग वेल फ्रॉम डीएनए एनालिसिस। आप खुद ही सोचो कि ये दिमाग में कैसे आएगा। कुछ ना कुछ तो अखबार में चल रहा होगा कि वेल मछली है, वो बाहर आएगी, ऊपर से फोटो लेंगे, वहां से फिर क्या कर लेंगे, डीएनए विश्लेषण कर लेंगे। मतलब थोड़ा बहुत तो लिंक हो रहा है, थोड़ा बहुत यदि इससे लिंक हो रहा है ड्रोन से, इसका मतलब ये भी हो जाएगा। मतलब ऐसे कोई ऐसी बात नहीं है कि अपन सोच सोच नहीं सकते कि ये नहीं हो सकती। जी सुमन, अगर आप बताइए कि आप सोच सकते हो कि ये नहीं हो सकती, लगता है आपको ड्रोन से कि ये नहीं हो सकती? हाँ, ये लगता है कि बिना तार की लाइट कैसे जाएगी, वो तो अभी तक अपन ने सोचा ही नहीं है। लेकिन ये तो सोचा है कि वेल मछली बाहर आई तो आराम से सैंपल ले लेंगे। अंडर वाटर भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखो 3 स्टेटमेंट आए तो ज्यादा नहीं डरना चाहिए। जब 4 स्टेटमेंट, 5, 6, 7, तब थोड़ा सा सोचना चाहिए कि कोई एक फालतू का स्टेटमेंट तो नहीं है। 3 तक अपन को ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अब देखो 90 to 95% केस में ये क्वेश्चन अपने सही हो जाएंगे। अब 5-10% केस में यदि फेल हो भी रहे हैं, गलत हो रहे हैं, तो होने दो। कुछ नहीं कर सकते अपन। ये तो है नहीं कि ड्रोन के 1000 एप्लीकेशन है और अपन 1000 एप्लीकेशन रट के चले जाए। क्या पता वो उससे अगला पूछ ले। जी ब्रीथ सैंपल को कैसे कलेक्ट करेंगे, वहां से फोटो ले लेंगे। अब वो कैसे करेंगे वो तो साइंटिस्ट जाने। और वरना उसके दिमाग में आएगा कैसे, ये बताइए जी। सपना डागर, ये बताइए, वरना ये कुछ चर्चा में तो रहा ही होगा, वरना उसके दिमाग में कैसे आएगा बताइए। जी सुमन नागर और सपना धाकड़ ये बताएगी। जी नॉलेज का नहीं है यहाँ पे काम अपना, अपन को नहीं पता। अपन को नहीं पता कि कितना कर पाएंगे। अब अपन ड्रोन की पूरी हिस्ट्री तो निकाल नहीं सकते। ड्रोन का तो कहीं पे भी काम में हो सकता है, अपन कितना पढ़ेंगे बताओ। जी नॉलेज का क्वेश्चन ये नहीं है बिल्कुल भी। इसको अपन को तिकड़म से ही करना है। अपन को आइडिया रहना चाहिए कि ड्रोन कहाँ पे काम आता है, और वो उससे बस। ड्रोन मेडिकल में भी काम आ जाता है, ड्रोन किसी में भी काम में आ जाता है, इंडस्ट्री में भी काम आ जाता है। इसका भी एक लॉजिक है, ये वाला बाद में बताऊंगा आपको। ये कब का क्वेश्चन है, ये है तो 2020 का। चलो जी, ये वैसे नॉलेज का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको सोच सकते हो। देखो ये 2020 का क्वेश्चन है, लेकिन ये पीवाईक्यू है कहीं ना कहीं का। तिकड़म इसमें ज्यादा अपन नहीं लगा सकते, थोड़ी सी तिकड़म लगा सकते हैं, 50-50 पे अपन आ सकते हैं। उसके बाद में अपन कहां से करेंगे ये देखना है। एक दो क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद में कल करेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत सारों को तो इसकी हवाई नहीं लगी होगी इस क्वेश्चन की, लेकिन फिर भी मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है।
जी कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो 50-50 पे आ गए? मतलब कितने स्टूडेंट है कि सर या तो आंसर सी होगा या डी होगा? कितनों को ऐसे लगता है? आदर्श यादव या इतने स्टूडेंट बोल रहे हैं। यदि आप यहां तक भी पहुंच गए ना, आप खुश रहो। बिना नॉलेज के आप यहां तक भी पहुंच गए, इसका मतलब आप खुश रहो। ठीक है। यदि आपने सी बताया डी बताया, दोनों ही अभी तक ठीक है मामला। क्यों है बताइए देखे। आपको क्यों लगता है कि सी या डी में से आंसर होगा? ठीक है। अब देखो 50-50 पे आ गया तो मैं खुश हूं आपके लिए। अब देखो, यह प्रयोग 3 ऐसे अंतर्यानों को काम में लाएगा जो एक संभव त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है। यानों के बीच लेजर चमक रही होगी। किससे संबंधित है? लेजर की बात चल रहा है। द एक्सपेरिमेंट विथ एम्प्लॉय ट्रायो, ट्रायो का मतलब 3 of the spacecraft flying in the formation in the shape of equilateral triangle that is a side 1 million kilometer long with laser shining between the craft, the experiment question refer to। ठीक है। वोएगर वोएजर 2 की बात कर रहा है, न्यू होरिजन्स की बात कर रहा है, लिसा पाथ फाइंडर की बात कर रहा है, और इवोल्ड लिसा की बात कर रहा है। 4 हो गए। अब देखो, एक तो आपको मन कर रहा होगा कि ये लिसा लिसा, इसका मतलब आंसर कहीं ना कहीं यही है। फिर आपका मन करेगा कि एल का मतलब कहां से निकलेगा? लेजर से निकलेगा। हो सकता है, नहीं हो सकता है? अब आंसर पाथ फाइंडर होगा या इवोल्ड होगा, ये देखना है अपन को। ठीक है। चलो जी, आप यहां तक तो पहुंच गए होगे, इतना दिमाग तो आपका चल गया होगा। कोई है कि नहीं सर मेरा इतना दिमाग नहीं चला है? लिजा भी, और एल का मतलब क्या? लेजर। इसका होगा इंफ्रोमीटर, ऐसा कुछ नाम है इसका। अब देखो, एक पीवाईक्यू आया हुआ है इलिसा का, यदि किसी को याद हो तो। पीवाईक्यू आया हुआ है, आई थिंक 2015 में 14 में, ये पता नहीं मेरे को, लेकिन वो किसका है? इलिसा का। इसका पीवाईक्यू अपने आया हुआ है। याद है किसी को? जी बताइए, किसी को याद है क्या ये, कि ये सर पीवाईक्यू में आया हुआ है? जी इलिसा टेस्ट अलग होता है कोविड के लिए। इलिसा इसका लेजर लेजर इंट्रोफेरोमीटर, ऐसे कुछ इसका नाम है। बताइए देखें, कौन से ईयर में आया हुआ है? 2017 में आया हुआ है? 2017 में आया हुआ है, नहीं आया हुआ है? यदि आपने यदि आपने जी 2017 में इलिसा का आया हुआ है। 2017 है ना? 2017 के अंदर इलिसा का क्वेश्चन आया हुआ है। यदि देखो, यदि आपने 2017 में इसको ढंग से पढ़ा होगा कि इलिसा क्या होती है, तो ये वाली डेफिनेशन आपको मिलेगी। आप चाहे गूगल कर लेना, आप किसी किसी का भी सॉल्यूशन पढ़ लेना, डीजे सर की बुक पढ़ी होगी आपने, किसी की भी पढ़ी होगी, इलिसा के बारे में ये जानकारी दी हुई मिलेगी आपको सबसे पहले। ठीक है। और ये दी हुई मिलेगी तो आप आराम से डी टिक लगा दोगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि यूपीएससी के पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी सिद्धार्थ, आपको याद नहीं, आप जाके देखना कि कौन से ईयर में इलिसा का क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि तिकड़म और पीवाईक्यू कितने इंपॉर्टेंट है। आज ही अपने 3-4 क्वेश्चन देखे थे। ऊपर वाला, उसकी डिटेल अगले साल पूछ लिया, उसकी डिटेल अगले साल पूछ रहे हैं नहीं पूछ रहे? बताइए। ठीक है। इसलिए आपको यूपीएससी की पीवाईक्यू है वो अच्छे से तैयार करने हैं। कर लोगे नहीं करोगे बताइए। साइंस और टेक्नोलॉजी में पीवाईक्यू आए हुए हैं ना, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो।
यदि आपने पहले 2017 में इलिसा के बारे में पढ़ा होगा तो ये 2020 में सीधे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे बताइए जी। ऐसे ही एक ये क्वेश्चन हो गया, एक 3 पेरेंट बेबी का हो गया, एक क्वेश्चन लाइफ फाई का हो गया, 3 क्वेश्चन वही क्वेश्चन रिपीट हो गए। जी थीम एक बार दीपक गोस्वामी थीम बताएंगे, एक बार ये पीवाईक्यू कर ले साइंस टेक्नोलॉजी के पूरे, उसके बाद में याद रहेंगे ना कि कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर थीम बता देंगे आपको। जी पीवाईक्यू चाहिए तो अब क्या ही बता सकते हैं, अब मेरे पास तो है नहीं पीवाईक्यू, तो आप टीम को ही फॉलो कर सकते हो। जी बता देंगे, पॉलिटी का भी बता देंगे, सबका बता देंगे, नो टेंशन रहो। तो अब क्लास इतनी रखते हैं, कल लेते हैं क्लास, 2 बजे मिलते हैं कल तिकड़म की क्लास में। देखो उस बुक का आप यूटिलाइज कैसे कर सकते हो ये बताता हूं मैं आपको। ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना उसके बारे में क्या नॉलेज दिया हुआ है उसमें, तो वहां से वो आप पढ़ लोगे ना तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। मान लो 2017 में आपने इलिसा के बारे में वहां से पढ़ा होगा ना, तो ये क्वेश्चन आपका वहां से सोल्व हो जाएगा। जी नेहा यादव दे देंगे, इसकी प्लेन पीडीएफ भी आपको दे देंगे, टेंशन मत लो आप, नेहा यादव नहीं हो रही। अब देखो आपकी जिम्मेदारी है कि इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लो, इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, नेहा यादव दे देंगे आपको पीडीएफ। ठीक है, एक बार ये बनती जाए फिर आपको प्रैक्टिस के लिए दे देंगे। तो आप कोई सी भी बुक जो आपकी अच्छी लगे जिसमें ठीक ठाक दिया हुआ रहे तो वो आप यूज कर लेना। ठीक है जी, सबके बारे में बता देंगे, अक्सर आर्ट एंड कल्चर, एंसेंट इंडिया, सबके बारे में बता देंगे, थोड़ा टाइम दो मेरे को। सर इस टाइम की सब्जेक्ट को कितना टाइम दे, वही है देखो, एक किताब के लिए एक एक सब्जेक्ट पढ़ना है तो उतना टाइम दो कि जितना जल्दी उसको कवर कर सके। चलो जी मिलते हैं कल वाली क्लास में। देखो 2017 में भारती मान लो बोल रही है कि आया हुआ है इवोल्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना, यदि ये आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो जी मिलते हैं अगली क्लास में फिर। पीवाईक्यू में लग रहा है टाइम तो बहुत बढ़िया टाइम लग रहा है आपका, अच्छी बात है गुंजन ये। चलो ये सबके बता देंगे, आकाश कुमार सब बता देंगे, सब बता देंगे। टेस्ट कितने लगाने हैं जी मैं आपको बता चुका हूँ, वही है कि थोड़े थोड़े एक एक वो लगा लो, एक एक दो दो सेक्शनल टेस्ट लगा लो, 5-10 फुल लेंथ लगा लो, फिर पीवाईक्यू लगाते रहो। चलो जी मिलते हैं कल वाली क्लास में।